नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं भूगोल विषय और आपके प्रश्न पत्र योजना के अनुसार ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग आपको मोटा मोटा तो समझाया हुआ है शेखावाटी मिशन 100 के लिए। और प्यारे विद्यार्थियों, आपका पूर्णांक 56 होगा। 3.25 घंटे का आपका पेपर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं आज हम इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले आपके लिए मॉडल पेपर डाला हुआ है। आपके जो क्वेश्चन हैं वो सहज और सरल तरीके से समझाए हुए हैं। अगर उनको नहीं देखा तो प्यारे विद्यार्थियों वो देख लें। आपके लिए किस प्रकार के प्रश्न होंगे ये भी बताया हुआ है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं। और ये हमारा होगा एग्जाम का महाकुंभ। आज हमारा महाकुंभ होगा प्यारे विद्यार्थियों, महा मैराथन होगी। और सबसे पहले जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है जियोग्राफी का, भूगोल का। अगर आप अब तक भी नहीं पढ़ पाए तो भी आप आज आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सरल और सहज रहकर सुने प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके भविष्य के निर्माण के लिए कोशिश कर रही हूँ। आप अपने भविष्य का निर्माण करें, क्योंकि आप ही आपके भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो किसी को भी जीवन में ब्लेम करने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने को संवारने की कोशिश करें, अपना भविष्य निर्माण करने की कोशिश करें। अगर आपको ये नहीं पता कि आप जियोग्राफी तो ले ली 12th क्लास में, अब आपका भविष्य क्या होगा, आगे मेरे लिए क्या स्कोप है, तो आप अपने चैनल पे विजिट करें और आपके लिए सब कुछ बता रखा है। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप पर्सनल कमेंट कर दें प्यारे विद्यार्थियों, आपकी पूरी मदद की जाएगी। पहला अपना चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय। मानव जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, यानी मानव का जो भूगोल है। भूगोल विषय क्या है ये तो आपको पता ही है। भूमि और भूमि के ऊपर, पृथ्वी, भूमि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के धरातल के नीचे जितने भी घटनाक्रम होते हैं और उन घटनाक्रमों का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसको कहते हैं उसको कहते हैं भूगोल, यानी जियोग्राफी। और उसमें आज हम बात करेंगे मानव भूगोल की, यानी मनुष्य से संबंधित, क्योंकि मनुष्य भी कहाँ रहता है, पृथ्वी पे ही रहता है। उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र, इसकी प्रकृति क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न अपना अति लघुत्रात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न सेलेक्ट करके इस पीडीएफ में विद आंसर आपको दे दिया है। उनको सरल और सहज रहकर, हाँ वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से जो फैक्ट हैं वो आज क्लियर हुए और उसमें आपको कितना इम्प्रूवमेंट होने वाला है। इनमें से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, उप क्षेत्र नहीं है ये बताना है। आर्थिक, आर्थिक का मतलब जो गतिविधियां हमें धन संबंधी कार्य की ओर लेके जाती हैं, धन कमाने संबंधी। तो संसाधन भूगोल, संसाधन क्या होता है, वे साधन जो मानव के उपयोग के काम आते हैं या मानव आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें कहते हैं संसाधन। कृषि, कृषि से तो आय होती है, पर्यटन से भी आय होती है। सैन्य भूगोल, देश की सुरक्षा के लिए होता है सैन्य सेवा, तो इसका इससे संबंध नहीं है। मानव भूगोल के जनक कौन है, तो ये रैट जेल है, इसको तो इनको, ये जो वैज्ञानिक है इनको तो याद रखना ही है, मानव भूगोल के जनक है। और रैट जेल की एक परिभाषा उसको भी अच्छे से याद रखना, मानव भूगोल की कल्याणकारी अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध किससे है। तो कल्याण से संबंधित तो आप जानते ही हो, वो बतानी, तो सामाजिक कल्याण है। इनमें से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है, मानव भूगोल का उपागम नहीं है ये बताना है। तो मानव भूगोल से संबंधित उपागम कौन से हैं वो पता है, तो उपागम नहीं है वो खुद देख लेंगे। क्षेत्रीय विभिन्नता तो है, स्थानीय संगठन भी है, अन्वेषण और वर्णन भी है, मात्रात्मक क्रांति ये नहीं है। मानव भूगोल में किसका अध्ययन पे बल दिया गया है, तो मानव भूगोल में प्रकृति और मानव, प्रकृति यानी
पेड़ पौधा पहाड़ नदियाँ ये प्रकृति से संबंधित होती हैं। प्रकृति के साथ मानव का क्या संबंध हो सकता है, इससे संबंधित इसमें अध्ययन किया गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं ऐतिहासिक भूगोल। किस मानव भूगोल के क्षेत्र उप क्षेत्र है? ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक जो भी जगह होती है, स्थान होती हैं, उनसे संबंधित मानव भूगोल का जो उप क्षेत्र है वो कौन सा है? तो सामाजिक भूगोल। नेक्स्ट प्रश्न है 1970 के दशक में किस विचारधारा का उदय नहीं हुआ? नहीं हुआ पे जोर देना है। तो मानवतावादी विचारधारा बिल्कुल हुई, आमूलवादी विचारधारा ये भी हुई, व्यवहारवाद भी हुआ, आधुनिकतावाद नहीं हुआ। शहरों में चारागाह और यातायात नियंत्रक जो बत्तियां कौन सी विचारधारा से संबंधित है? तो ये हैं नव निश्चयवाद से। रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखेंगे हम। इस चैप्टर से बनने वाले वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में मानव भूगोल, अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर मतलब एक जगह पृथ्वी टिकी हुई नहीं, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, ये तो हमें पता है। कि परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो क्रियाशील मानव, पृथ्वी अस्थिर है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, और क्रियाशील है वो मानव है। तो इन दोनों के परिवर्तनशील जो संबंध हैं उसका अध्ययन करती है। 1970 के दशक में मानव भूगोल में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ था। वो 3 विचारधाराएं हमने ऊपर देख ली हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1990 के दशक में भूगोल में किसका जन्म हुआ? उत्तर आधुनिकतावाद। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ग्रिफ्थ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो 2 विचारों, एक तो है पर्यावरणीय निश्चयवाद और एक है संभववाद, के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता। किसने किया था? ग्रिफ्थ टेलर ने। मानव भूगोल है वो पृथ्वी और मनुष्य, ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी से याद रखनी है कि मानव भूगोल है वो किसका अध्ययन करती है? पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, और मानव जो कि क्रियाशील है, काम करता रहता है। मनुष्य स्थिर थोड़ी है, मानव क्रियाशील है, काम करता रहता है, पृथ्वी पे रह के घूमता रहता है, काम करता रहता है बेचारा। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों और राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र लिखिए। तो ये तो निर्वाचन भूगोल है। राजनीति मतलब राजनीतिक जो भी अपने अधिकार हैं, जैसे वोट देना हमारा राजनीतिक अधिकार है। सैन्य भूगोल राजनीतिक रूप से ही संबंधित है, सेना को तैनात करना। आमूलवादी विचारधारा की निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कौन से सिद्धांत का उपयोग किया गया है? मार्क्स के सिद्धांत का। आमूलवादी विचारधारा मतलब ये एक ऐसी विचारधारा है जो तुरंत परिवर्तन चाहती है क्रांति के माध्यम से, उसको कहते हैं आमूलवादी विचारधारा, जो क्रांति के माध्यम से परिवर्तन चाहती है। और उसके सिद्धांतकार कौन है? मार्क्स। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या कहते हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। दोनों विचारकों की जो विचारधारा है, यानी इनके जो थॉट हैं, ये याद रखने। मानव परिसंचरण की धमनियों की तुलना किससे की गई है? मानव परिसंचरण, जैसे मानव में नसें होती हैं ना, धमनी होती हैं, शिरा होती है मानव में, जो कि हृदय तक रक्त को लेके जाते, फिर हृदय से रक्त को वापस लाते, इनको शिराएं कहते हैं। तो धमनी और शिराएं कहते हैं। तो इनका तुलना किससे की है? जैसे सड़कों से की है, सड़क भी ऐसे ही करते हैं। सड़क पे एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक उधर से जा रही है, एक आ रही भी है तो जा रही भी। जलमार्ग, समुद्रों में जलमार्ग यही काम करते हैं। पोल विडोल डी प्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? इन्होंने कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी को अनियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान है। हम बहुत ही सरल और सहज रह के प्यारे विद्यार्थियों आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप बिल्कुल जियोग्राफी को अच्छे से समझ जाएंगे। पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं?
ये जो थ्योरी है, ये थॉट है पर्यावरणीय निश्चयवादी, क्या मानता है कि आरंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होकर प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया और इसी आदिम समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। संभववाद क्या है? मानव सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। इससे प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इसका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। इससे संभववाद कहते हैं। यानी धीरे धीरे प्रकृति का क्या हो जाता है? मानवीकरण। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव और प्रकृति के बीच वो संबंध धीरे धीरे निश्चित वो संभव हो जाता, मतलब इसको कहते हैं संभववाद। नव निश्चयवाद क्या है और यह संकल्पना दी किसने थी? तो इसके अनुसार पर्यावरणीय निश्चयवाद की दशा है न ही संभववाद की दशा। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों, इसमें न तो पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही संभववाद है, उसके बीच की विचारधारा है। प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये तो कहते हैं कि प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो हम प्रकृति पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दी। मोस्ट है, अच्छे से याद रखनी है। तो तीनों विचारधाराएं आपको याद हो गई होंगी। सामाजिक भूगोल के तीन उप क्षेत्र देख लें और आर्थिक भूगोल के तीन क्षेत्र हैं, जैसे संसाधन है, कृषि है, पर्यटन है। मानव भूगोल की कल्याणकारी अथवा मानवतावादी विचारधारा क्या है? कल्याण से संबंधित है और ये मानव से संबंधित है। तो मानव भूगोल की कल्याणपरक और मानवतावादी विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्ष जो भी हैं उनसे संबंधित है। और इसमें जैसे आवासन हो गया, रहने का, आवासन मतलब रहने का, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष शामिल होते हैं। व्यक्ति रहेगा, स्वस्थ रहेगा और शिक्षा प्राप्त करेगा, तो ये क्षेत्र किससे है? मानव के कल्याणपरक और मानवतावादी। आमूल रेडिकल, आमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा के बारे में बताइए। तो ये विचारधारा निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है और समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवादी विकास से होता है। इनका मानना है कि जो जड़ है वो पूंजीवादी है, उसके कारण ही व्यक्ति के साथ असमानता होती है, उसके कारण ही व्यक्ति बंधनों में, निर्धनता, गरीबी के बंधनों में बंधा हुआ है, ऐसा इनका मानना है। नेक्स्ट चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। फिर विद्यार्थियों इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पे कम लोग और कम स्थानों पे बहुत अधिक लोग रहते। ये टिप्पणी किसने की है? ये की है जॉर्ज बी क्रेसी ने। इनमें से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये किसमें है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि? जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या वृद्धि यानी बढ़ती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है, वो है अफ्रीकी महाद्वीप। इनमें से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल मतलब एक तो होता है संघन, बहुत ज़्यादा, विरल मतलब जहाँ जनसंख्या कम हो, दूर दूर हो, क्षेत्र नहीं है ये बताना है। तो विरल जनसंख्या वाला हो, आपको पता होगा तो अपने आप ही कर लेंगे आप, वो नहीं है। जैसे आटाकामा है तो ये तो विरल जनसंख्या वाला, या भूमध्य रेखीय प्रदेश है तो ये भी है। ध्रुवीय प्रदेश है, यहाँ कौन रहेगा? बर्फ ही बर्फ है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या बहुत है, तो इसलिए ये जनसंख्या विरल क्षेत्र नहीं है। उद्योगों की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा प्रदेश है? वो संघन है। संघन मतलब ज़्यादा जो लोग रह रहे हैं। तो इसमें कटंगा, इसमें तो जनसंख्या कम है। जाम्बिया में भी कम है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में भी कम है। तो जापान का कोबा और ओसाका, यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ क्या है, लोगों के लिए औद्योगिक क्षेत्र हैं, रोजगार के अवसर हैं। ये भी आगे पढ़ेंगे कि लोग ज़्यादा कहाँ बसना पसंद करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ही, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? 90% जनसंख्या रहती है, वो है 10% भाग पे। स्थल का भाग 10 है, जनसंख्या कितनी है? 90। विश्व में सर्वाधिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? तो यह है सिंगापुर। घनत्व पूछा
जनसंख्या नहीं, जनसंख्या घनत्व को भी आगे निकालेंगे हम, कैसे निकालते हैं। जनसंख्या घनत्व प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक। एक तो होता है एक तो ऐसा कारक होता है जो आकर्षित करता है, एक ऐसा कारक होता है जो कि लोगों को वहाँ से हटने पे मजबूर कर देता है। तो प्रतिकर्ष कारक है, यानी प्राकृतिक विपदा। जब कोई प्रकृति की विपदा आ जाएगी, बाढ़ आएगी या तूफान आ जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो फिर कौन रहेगा वहाँ। प्रतिकूल जलवायु, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ेगी, तो वहाँ भी कौन रहेगा। या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो वहाँ भी कौन रहेगा। बेरोजगारी होगी, लोगों के लिए रोजगार ही नहीं होगा, तो लोग कैसे रहेंगे। तो ये प्रतिकर्ष कारक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। तो आंसर क्या हुआ, उपरोक्त सभी। प्रवास को प्रभावित करने वाला अपकर्ष कारक, अपकर्ष यानी आकर्षित करेगा, लोगों को आने के लिए आकर्षित करेगा। काम के अवसर बेहतर होंगे तो बिल्कुल लोग आएंगे, रहन सहन की अच्छी दशाएं होंगी तो लोग बिल्कुल आएंगे। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा होगी, लोगों के मरने का डर नहीं होगा और उनकी संपत्ति भी सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो सब आएंगे। तो इसके लिए उपरोक्त तो सभी आंसर सही है। जनसंख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों ही। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कौन सा। आर्थिक मतलब जहाँ लोग के लिए पैसे कमाने की व्यवस्था हो, जैसे खनिज है, बिल्कुल है। नगरीकरण यानी नगरों में लोग रहेंगे तो शहरों में रोजगार के अवसर बहुत होते हैं, तो लोग जाना पसंद करेंगे। औद्योगिकरण, जहाँ बड़े बड़े उद्योग लगे हुए होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा जाते ही, तो लोग रहेंगे। उपरोक्त सभी। एशिया महाद्वीप में विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या, पूरे विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है, केवल एशिया महाद्वीप में। महाद्वीप कितने हैं यह आपको पता होगा, इसके लिए मैप बना रखा है, उसमें देख ले। तो प्यारे विद्यार्थियों, एशिया महाद्वीप में 60% लोग रहते हैं। बाकी के जो अन्य 6 महाद्वीप हैं उसमें तो सिर्फ 40% ही लोग रह रहे। इनमें से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष यानी जो लोगों को हटने पर मजबूर करे, वो कारक नहीं है। जल अभाव, जहाँ पानी नहीं होगा तो वो तो प्रतिकर्षी है। बेरोजगारी होगी तो वो भी प्रतिकर्षी है। महामारी होंगी तो भी लोग कौन रहेगा। चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधा हो, शिक्षा पढ़ाई की सुविधा हो तो लोग रहेंगे, तो ये कारक नहीं है। नहीं पे जोड़ दे। खनिज की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा क्षेत्र है वो संघन बसा हुआ है। संघन, खनिज की उपस्थिति के कारण, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा खनिज निकलते हो, तो ये है अफ्रीका का कटंगा और जाम्बिया क्षेत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छे से याद रखना है। अफ्रीका का कटंगा और जाम्बिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज के लिए। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि वेरी मोस्ट कितनी होती है, 1.64%। जनांकीय संक्रमण क्या होता है, तो जनांकीय संक्रमण प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता, उच्च प्रजनन मतलब बच्चे पैदा ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। उच्च मर्त्यता यानी मरते कम, मरते भी बहुत ज़्यादा है, पैदा भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मरते भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको कहेंगे प्रथम अवस्था में ऐसा होता है। जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। जनसंख्या परिवर्तन को जब हम मापते हैं तो बढ़ती है तो उसको कहेंगे धनात्मक, और 10 साल के पीरियड में, और अगर वो बढ़ी नहीं है, घटी है, तो उसको कह देंगे ऋणात्मक। एशिया का जनसंख्या घनत्व 146 है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। ये तो हमें पता ही। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में यहाँ बसे प्रवासी जो किसी नए स्थान को जाते हैं क्या कहलाते, अप्रवासी। जैसे कोई भारत का व्यक्ति है वो अमेरिका जाएगा नए स्थान पर, तो वो क्या कहलाएगा, वहाँ अप्रवासी कहलाएगा। अफ्रीका को कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी की जनसंख्या संघन क्यों है,
क्योंकि यहाँ किसका खनन हो रहा है, तांबे का, और उत्पन्न स्वरोजगार के कारण यहाँ लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको रोजगार मिलता है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन होती है तो उसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है, वास्तविक वृद्धि कैसे निकालते हैं, जन्म माइनस मृत्यु, जन्म जिन लोगों ने जन्म लिया उसमें से मरने वालों की संख्या को घटा देते हैं, प्लस आप्रवास प्लस उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब है जो देश छोड़ के गए, आप्रवास मतलब जो आए, तो जो लोग आए हैं उनमें से गए हैं उनको घटा दें। तो ये सूत्र अच्छे से याद कर लें। आप्रवास क्या होता है, तो प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते। उत्प्रवास क्या है, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, उत्प्रवासी। जापान का कोम्बा ओसांकी प्रदेश घन बसा हुआ है, क्यों बसा हुआ है, क्या कारण है यह, तो कोम्बा ओसांकी प्रदेश में उद्योगों की उपस्थिति के कारण, यानी यहाँ बड़े स्तर पे उद्योग लगे हुए हैं तो लोगों को वहाँ रोजगार मिल जाता है तो लोग वहाँ जाकर बस जाते हैं। जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की दो विशेषता बताने, तो उच्च प्रजननशीलता, लोग पैदा भी ज़्यादा होते हैं, उच्च मरते से मरते भी ज़्यादा है। अधिकांश लोग कृषि में कार्यरत होते हैं प्रथम अवस्था में, तो इसकी अवस्था सीख लें आप, जनांकी के संक्रमण की अवस्था कौन कौन से, तो प्रथम में कृषि कार्य ही होते हैं। माल्थस का जनसांख्यिकी सिद्धांत, क्या माल्थस ने क्या कहा था, कहा कि जो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, लोगों की संख्या है, यानी लोग जो ज़्यादा संख्या में बढ़ेंगे और खाने की जो चीज़ें हैं वो कम बढ़ेंगी। लघुत्तरात्मक जनसंख्या वितरण का प्रारूप क्या है, जनसंख्या वितरण का शाब्दिक अर्थ है कि भूपृष्ठ पे लोग किस प्रकार वितरित है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90% और उसके 10% स्थल भाग पे निवास करता है, यानी 90% लोग 10% भाग पे ही रहते हैं। लोग कितने, 90, स्थान कितना है, सिर्फ 10%। विश्व जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, कहीं लोग ज़्यादा बस रहे हैं तो कहीं लोग कम बसे हुए हैं। जनसंख्या घनत्व को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, सूत्र क्या है इसका, तो जनसंख्या में किसका भाग देते हैं, क्षेत्रफल का। किसी देश की जनसंख्या है उसमें वहाँ के क्षेत्रफल को भाग देंगे तो जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। जनसंख्या वितरण को जलवायु कैसे प्रभावित करती है, तो जहाँ की जलवायु सुखद होगी वहाँ लोग ज़्यादा बसेंगे, जहाँ की जो जलवायु है वो सुखद नहीं होगी, असुखद होगी, यानी वहाँ से लोग चले जाएंगे। औद्योगिकरण जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करता है, तो जहाँ बड़े स्तर पे उद्योग लगे हुए होंगे वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे, और जहाँ रोजगार नहीं होगा तो वहाँ से लोग चले जाएंगे। अब इसके उदाहरण भी दे दें आप, जैसे जापान का कोम्बा ओसांकी प्रदेश है वो उद्योगों के कारण या उद्योगों की उपस्थिति के कारण संघन रूप से बसा हुआ, संघन का मतलब ज़्यादा लोग बसे हुए हैं वहाँ। प्रवास किसे कहते हैं, इसके प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक दोनों बता दिए मैंने। जनांकी के संक्रमण सिद्धांत क्या है, इसको देख लें अच्छे से। ये कौन सा ये सिद्धांत है, क्या कहता है, ये कहता है कि इस सिद्धांत ग्रामीण समाज खेती और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक साक्षर बनता है। तो किसी देश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। जनसंख्या नियंत्रण के कोई 4 उपाय बताने, जनसंख्या को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक तो परिवार नियोजन से कर सकते हैं, दूसरा महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करके भी रख सकते हैं, गर्भ निरोधक जो जितने भी उपाय हैं उनकी जानकारी उपलब्ध कराकर जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का जन जागरूकता फैलाकर। किसी देश की जनसंख्या इतने किलोमीटर है, क्षेत्रफल इतना है, तो उसका घनत्व कैसे निकालेंगे, जनसंख्या में किसका भाग दे देंगे, क्षेत्रफल का। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन से कारक बताने हैं,
भौतिक एक तो कारक होते हैं आर्थिक, जो कि रोजगार देते हैं, पैसे देते हैं, वो कारक होते हैं आर्थिक। भौतिक मतलब जैसे जल है, भूमि है, मृदा है। जल की उपलब्धता होगी तो लोग बसेंगे, जल ही नहीं होगा, जल का अभाव होगा तो लोग चले जाएंगे। भू आकृति उबड़ खाबड़ होगी, पहाड़ी क्षेत्र होगा तो लोग कम बसेंगे, और अगर समतल है भूमि तो वहाँ लोग बस जाएंगे, ज़्यादा बसेंगे। मृदा अगर उपजाऊ है तो वहाँ अनाज अच्छे से उपज जाएगा, और उस वहाँ पे लोग ज़्यादा बसेंगे। अगर मृदा उपजाऊ नहीं है, अच्छी मृदा नहीं है, तो लोग वहाँ से चले जाएंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 आर्थिक कारक। कौन से कारक? आर्थिक। इन शब्दों का ध्यान रखें, भौतिक कारक अलग होते हैं, आर्थिक कारक अलग होते हैं। आर्थिक जैसे रोजगार देते हैं, जैसे खनिज, उद्योग और नगरीकरण। खनिज के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अफ्रीका का कटंगा जाम्बिया, तांबा पेटी। और उद्योगों के लिए जापान का कोम्बे ओसाका। तो मेरे साथ साथ ही आपको प्यारे विद्यार्थियों याद हो रहा होगा, क्योंकि पेपर हमारा नज़दीक है और आपका पेपर नज़दीक है, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं आपके साथ साथ। जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक हैं? नाम लिखिए। जनसंख्या परिवर्तन जैसे एक तो जन्म दर हो गई, एक मृत्यु दर हो गई, एक प्रवास हो गया। अशोधित जन्म दर को परिभाषित कीजिए। अशोधित कौन सी होती है? प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्मे गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है इनको कहते हैं अशोधित जन्म दर। किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा वर्ष के मध्य की जनसंख्या गुणा क्या किससे करेंगे? 1000 से। अशोधित मृत्यु दर को भी ऐसे ही निकाल लेंगे, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या और वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणा 1000। नेक्स्ट अपना चैप्टर प्यारे विद्यार्थियों वो है मानव विकास से संबंधित। मुझे उम्मीद है कि जितना आपको समझाया गया है, 2 चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उनसे आने वाले प्रश्नों को आप अच्छे से करके आएंगे, ये भी मुझे उम्मीद है। पहला प्रश्न, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान ने दी है? विद्वान कौन है? डॉक्टर डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के नेता हैं। विद्वान हैं कहने का मतलब पाकिस्तान के वैज्ञानिक कहें, विद्वान कहें, डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास की अवधारणा किस संकल्पना पे आधारित है? आश्रित है मतलब आधारित है। तो सतत संपोषणीय विकास बिल्कुल है, उत्पादकता ये भी है, सशक्तिकरण ये भी है, उपरोक्त सभी मानव विकास के संकल्पना। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का सूचकांक स्कोर है वो कितना रहता है? वो रहता है 0.700 से 0.799 के बीच। इनमें से किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधारित आधिकारिक माप घोषित किया है? तो वह है भूटान। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने मानव विकास के किस उपागम का प्रतिपादन किया है? तो कौन सा उपागम है? आधारभूत आवश्यकता उपागम। अमर्त्य सेन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनका संबंध किस मानव विकास उपागम से संबंधित है? तो इनका संबंध है क्षमता उपागम से। ये कहते हैं, ये भारत के ही वैज्ञानिक हैं अमर्त्य सेन, और ये ज़्यादातर अमेरिका में रहते हैं और वहीं रिसर्च में लगे रहते हैं। तो इनका कहना है कि मानव विकास का संबंध है कि व्यक्ति है, इंसान है, वो कितना कुशल है, उसमें काम करने की क्षमता कितनी है, कहने का मतलब क्षमता उपागम कहते हैं। इसलिए सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन है? नॉर्वे। मध्यम मानव विकास सूचकांक वर्ग में देश कितने आते हैं? लगभग 37 देश हैं वो मध्यम मानव विकास सूचकांक में आते हैं। मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है वो क्या है? दीर्घ और स्वस्थ जीवन। प्रति वर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कौन करता है?
वेरी इंपॉर्टेंट। मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, ये मानव विकास सूचकांक जारी करती है। 1990 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास प्रकाशित कर रहा है। 1990 से प्रकाशित कर रहा है ये। जनसंख्या वृद्धि विकास में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। मानव विकास और जनसंख्या वृद्धि दोनों में कैसा संबंध पाया जाता है? ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है लघुत्तरात्मक। और लघुत्तरात्मक में वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, जबकि विकास है वो क्या है? सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाने वाली जो कारक है वो है विकास। वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि जो विकास है वो गुणात्मक और उसका मूल्य है वो सापेक्ष होता है। मानव विकास क्या है स्पष्ट कीजिए। महत्वपूर्ण तो ये है, इसको समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप इनसे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको कर लेंगे। मानव विकास लोगों के जीवन में सुधार लाता है और इनके विकल्पों में वृद्धि करता है। किसी देश के लोग जीवन की गुणवत्ता क्या है? वहाँ आनंद लेते हैं। उनके अवसर कितने उपलब्ध हैं उनको? स्वतंत्रता का भोग कितना करते हैं? इससे मापा जाता है मानव विकास। मानव विकास के संदर्भ में सतत पोषणीयता से क्या तात्पर्य है? तो सतत पोषणीय से संबंधित है कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, प्रत्येक पीढ़ी को समान हो। यूँ नहीं कि इस पीढ़ी को तो अवसर मिल जाए और अगली पीढ़ी के लिए अवसर बचे ही नहीं, तो उसको सतत पोषणीय विकास या मानव विकास नहीं कहेंगे। जैसे पर्यावरण, वित्तीय, मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवसरों की कमी ना हो। इसे कहेंगे मानव का सतत पोषणीय विकास। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने सर्वप्रथम किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट 1990 में कितने स्तंभ है? मानव विकास को मापने के लिए स्तंभ देखो कितने। समानता भी है, सतत पोषणीयता भी है, समता, समानता मतलब समता, और उत्पादकता भी है। व्यक्ति का जो विकास हुआ है तो उससे मापेंगे कि वो उत्पादक है या नहीं है, बीमारी तो नहीं है। सशक्तिकरण, वो सशक्त मजबूत है कि नहीं, उसके पास कोई आय के साधन है या नहीं है, कहीं गरीब तो नहीं है। मानव विकास के उपागम क्या है? मानव विकास के लिए उपागम है जैसे आय का उपागम, कल्याण का उपागम, न्यूनतम आवश्यकता का उपागम, क्षमता उपागम। मानव विकास सूचकांक का स्कोर क्या होता है? 0 से 1 के बीच। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे मापा जाता है? 0 से 1 के बीच के आधारभूत आवश्यकता उपागम में कितनी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं लिखी। तो आधारभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? जैसे स्वास्थ्य है, व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, जलापूर्ति, शुद्ध जल पीने को हो, स्वच्छ भी हो, साफ सफाई हो आसपास, आप्रवासी यानी रहने के लिए जगह हो। ये सब आधारभूत आवश्यकताओं में आते हैं। निम्नलिखित का पूरा नाम लिखना आपको। HDI मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। I से इंटरनेशनल, L से लेबर और O से ऑर्गेनाइजेशन। मानव विकास रिपोर्ट 2006 और 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 2006 में तो 126वां था और 2020 में 131वां हो गया, बढ़ गया, घटा नहीं। 90 के दशक में मानव विकास के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले एशियाई जो अर्थशास्त्री हैं उनके नाम हैं महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन। महबूब उल हैं पाकिस्तान के। मानव विकास के महत्वपूर्ण केंद्र जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संसाधनों तक पहुँच, इनसे मापी जाती है मानव विकास को। मानव विकास के 2 निम्न स्तर क्यों रह जाता है? मानव विकास का जो स्तर है वो निम्न क्यों रह जाता है? इसके कारण कौन से हैं? तो राजनीतिक उपद्रव अगर हो गया, सरकारें सही से काम नहीं कर रही तो भी हो जाता है, गृह युद्ध की स्थिति बन जाए तो भी हो जाए, अकाल पड़ जाए, बीमारियां आ जाए। मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों की विशेषता जैसे सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश होता है उन देशों में, फिर राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता
से भी वो लोग स्वतंत्र होते हैं, वहाँ की सरकार अच्छे से काम करती है। नेक्स्ट है अपना वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश है वो कौन सा है। तो पहले हम ये देखेंगे प्राथमिक क्रियाएं होती क्या है। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो चैप्टर है वह प्राथमिक क्रियाएं, इनमें से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाओं में शामिल नहीं है ये बताना है। तो पशुचारण तो है, पशुपालन, मछली पालन, डेयरी, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। तो पशुचारण है, कृषि भी है, आखेट भी है, विनिर्माण दूसरे क्षेत्र में आता है। इनमें से कौन सी फसल रोपण कृषि से सम्मिलित है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कौन सी फसल रोपण कृषि में सम्मिलित है ये बताना है। तो रबड़ भी है, गन्ना भी है, चाय भी है, वृक्ष भी है। इनमें से कौन सी विशेषता रोपण कृषि की नहीं है। रोपण कृषि की विशेषता अगर अपन को पता होगी तो अपन कर लेंगे आसानी से। नहीं है वो बताना। तो कृषि क्षेत्र विस्तृताकार, कृषि का क्षेत्र है वो बड़ा होता है। रोपण कृषि में अधिक पूंजी निवेश भी होता है, पूंजी ज़्यादा लगती है, बिल्कुल होता है। सस्ते श्रमिक चाहिए, निम्न प्रबंधन एवं तकनीक का आधार ये नहीं है। निम्न में से भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना है। तो मध्य कैलिफोर्निया ही नहीं है, मध्य चिली तो है, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी भाग भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेश ये हैं। इन देशों में से किसमें सहकारी आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेनमार्क का जो सहकारी आंदोलन है वो प्रसिद्ध है, मोस्ट है इम्पोर्टेंट। खट्टे रसदार फलों की कृषि किस क्षेत्र में की जाती है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वाणिज्यिक डेयरी कृषि है वो सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है। तो वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश है वह उत्तर पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र। सामूहिक कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो सोवियत संघ से हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। फिर विद्यार्थियों अच्छे से याद कर लें। ट्यूलिप पुष्प की कृषि के लिए विख्यात कौन सा देश है। तो यह है नीदरलैंड। ट्यूलिप पुष्प नीदरलैंड। इनमें से कौन सा एकल कृषि नहीं है। तो रोपण कृषि तो है, जीवन निर्वाह कृषि ये भी है, डेयरी कृषि ये भी है। एकल कृषि नहीं है, मिश्रित कृषि नहीं है। कौन सी कृषि नहीं है। मिश्रित कृषि। मिश्रित मतलब मिली जुली, जिसके साथ कृषि और पशुपालन दोनों पे जोर दिया जाता है वो कृषि होती है मिश्रित कृषि। तो एकल कृषि का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोग क्या कहलाते हैं। लाल कॉलर के श्रमिक कहलाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। ब्राज़ील कॉफ़ी के जो मैदान है वो क्या कहलाते हैं। फजेंडा। ये वो प्रश्न है जो नेक्स्ट एग्जामों में आए हुए भी हैं, पहले के एग्जामों में मतलब आए हुए हैं और आपके आने वाले हैं। मिश्रित कृषि फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं मिश्रित में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं। काल खोज। क्या कहते हैं। काल खोज। स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व में सहकारी आंदोलन का सफल उपयोग। डेनमार्क का देश प्रसिद्ध है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागर में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुनैन नामक वृक्ष की छाल किससे सिनकोना बनता है। अधिक क्रिया आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो वो क्रिया जो मानव की आय में वृद्धि करते हैं, यानी जिनसे आय प्राप्त होती है। ऋतु प्रवास क्या है। ऋतु प्रवास मतलब ऋतु के अनुसार लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर आकर बसते हैं। जैसे कुछ पशुपालक ऐसा करते हैं कि एक जगह पे उनको सही से जो जानवर हैं उनको भोजन नहीं मिल रहा तो अपनी ऋतु के अनुसार अपनी जगह वो चेंज कर लेते हैं। जैसे पर्वतीय चारागाह की ओर और शीत ऋतु में मैदानों की ओर आ जाते हैं। भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ऋतु प्रवास करने वाली जो जाति है उनको कहते हैं गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया। चलवासी पशु चालकों की संख्या और क्षेत्र में कमी के कारण क्या है। तो राजनीतिक सीमाओं में अधिरोहण और कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। विश्व में भोजन संग्रहण करने वाले दो क्षेत्र कौन से। भोजन संग्रहण यानी इकट्ठा
उच्च अक्षांश के क्षेत्र हैं जैसे उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया हो गई, दक्षिणी चिली हो गई। निम्न अक्षांश के हो गए अमेजन बेसिन हो गया, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका हो गया, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में की जाने वाली दो कृषि। कौन सी? एक तो उद्यान कृषि और एक है कारखाना कृषि। खनन की दो विधियां, धरातलीय और विवर्त खनन और भूमिगत और कूप की खनन। चिक्कल क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो च्युइंगम को चूसने के बाद जो शेष बचा हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं? चिक्कल। मोस्ट भी है और सरल भी है, और ये जेपोटा वृक्ष से प्राप्त होता है। किससे? जेपोटा। सहकारी कृषि किसे कहते हैं? जो मिलजुल के की जाए, यानी जब कृषकों के समूह द्वारा, एक ग्रुप द्वारा मिलजुल कर जो कृषि की जाती है, स्वेच्छा से सहकारी संस्था बनाकर कृषि से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि कार्य करते हैं, तो उसे कह देते हैं सहकारी। आदिमकालीन मानव जीवन निर्वाह के लिए कौन सी दो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कौन सी थी? तो आदिमकालीन यानी जब मनुष्य प्राचीन समय में शुरुआत हुई थी, मनुष्य बना था, बंदर से मनुष्य बना, तब क्या करता? वो शिकार करता, भोजन को इकट्ठा करता। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले दो कारक भौतिक कारक हैं, भौतिक कारक और फिर आर्थिक कारक है। ट्रैक कृषि कौन सी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसानों द्वारा उत्पादित सब्जी जो होती है उनको ट्रक द्वारा उत्पादित क्षेत्र से बाजार तक जो दूरी तय की जाती है उसे कहते हैं ट्रैक कृषि। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन जो प्रसंस्करण है और शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, विकसित देश, जबकि विकासशील देश नहीं। कारण बताना, क्या कारण है? तो उत्पादन की जो खनन, प्रसंस्करण और शोधन में श्रमिक लागत है वो अधिक आती है। जो विकासशील देशों के पास श्रमिक शक्ति की उपलब्धता के कारण खनन कार्य को महत्व दिया जाता है। नहीं, विकासशील वो देश जो कि अभी डेवलप नहीं हुए, अनडेवलप है, डेवलपिंग प्रोसेस में चल रहे हैं। और डेवलप कंट्री वो हैं, विकसित कंट्री जो कि विकास कर चुके हैं, तो वहाँ श्रमिक कम मिलते हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ मजदूर कम मिलते हैं। प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? कौन सी शामिल है? तो पर्यावरण में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का जो प्रत्यक्ष रूप से मानव द्वारा प्रयोग किया जाता है वो प्राथमिक क्रियाएं हैं। जैसे कृषि है, पशुपालन है, शिकार है, मछली पालन है, खनन है, लकड़ी काटना है, ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं। चलवासी पशुचारण हमने देख ही लिया। चलवासी पशुचारण वाणिज्य पशुपालन, वाणिज्य जैसे व्यापार के लिए, व्यापार आधारित व्यवसाय है, विस्तार क्षेत्र में फैले हुए स्थायी फर्मों द्वारा किया जाता है। आदिमकालीन कृषि और स्थानांतरित कृषि का वर्णन कीजिए। आदिमकालीन जो प्राचीन समय में कृषि कैसे की जाती है, जैसे स्थानांतरित कृषि कैसे की जाती है? तो स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली संघन वनस्पति निवास करने वाली जनजातियों द्वारा किया जाता है। और ये एक जगह की वनस्पति को लाकर फिर दूसरी जगह खेती करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसे उत्तर भारत में झूम कृषि, उत्तर पूर्व के जो स्टेट है वहाँ झूमिंग कृषि, और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिलप्पा, ये नाम याद रखें। मलेशिया, इंडोनेशिया में इसको लादांग कहते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता बताते हुए इसके प्रमुख क्षेत्र बताने। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम नज़दीक है, इसलिए आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो इसके लिए आप देखें कि कृषि की मुख्य फसल है वो कौन सी है। खेतों का आकार है इसमें बड़ा होता है, और खेत जोतने में, फसल काटने में सभी कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। कृषि क्योंकि बड़ा क्षेत्र होगा तो मशीनों से ही करना पड़ेगा। प्रति एकड़ उत्पादन कम, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। क्षेत्र कौन से हैं? जैसे यूरेशिया का स्टेपीज हो गया, उत्तरी अमेरिका का पियरीज हो गया, अर्जेंटीना का पम्पास हो गया, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डेस हो गए, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स हो गया, न्यूजीलैंड के कैटबरी हो गई। ये कृषि उत्पादक क्षेत्र हैं, इनको भी याद रखें, कहीं मिलान वाले में नहीं पूछ लें, या वैसे बढ़ना आ जाएगा कि यूरेशिया के जो क्षेत्र हैं उनको क्या कहते हैं।
डेयरी कृषि की विशेषता लिखनी और प्रमुख विश्व के प्रमुख वाणिज्य डेयरी बताने। तो डेयरी कृषि क्या होती है? इसमें दुधारू पशुओं का पालन पोषण उन्नत और दक्ष तरीके से किया जाता है। बिल्कुल, इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं का प्रजनन, स्वास्थ्य और चिकित्सा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है, श्रमिक ज़्यादा चाहिए। और डेयरी कृषि और नगरीय औद्योगिक केंद्रों के समीप लगाए जाते हैं ताकि जो भी उत्पादन हो रहा है वो तुरंत मार्केट तक पहुंच जाए। इसे ताज़ा दूध, डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार हो नज़दीक, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये क्षेत्र हैं, ये प्रसिद्ध हैं इसके लिए। मिश्रित कृषि क्या है? जहाँ पशुपालन और कृषि मिलके की जाती है, कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसको कहते हैं मिश्रित। खेती का आकार मध्यम होता है। फसल और पशुपालन दोनों के समान महत्व होते हैं यहाँ। और चारे की फसलों की प्रधानता होती है ताकि पशुओं को खिलाने के लिए चारा जरूरी होता है, तो चारे की फसलें ज़्यादा उगाई जाती। मत्स्य अन्य फसली जो भी कृषि है मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं। और कुशल और योग्य कृषकों की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी भी खर्च होती है यहाँ। फसल देख लें कौन सी, क्षेत्र कौन से। नेक्स्ट अपना प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर है वो है अध्याय 5 और द्वितीयक क्रियाएं। विनिर्माण संबंधी कार्य इस चैप्टर में होंगे। विनिर्माण यानी कच्चा माल पक्के माल में परिवर्तित होने वाला है और 1 घंटे में आपकी जियोग्राफी है वो कंप्लीट होने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मेहनत की जा रही है। निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वृहद उद्योग में से कौन सी सबसे छोटी इकाई है? तो यह है कुटीर उद्योग। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कुटीर उद्योग। कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद में होता है, समाजवादी में या मिश्रित में? तो पूंजीवाद में व्यक्ति है वो क्या होता है? निजी स्वामित्व रखता है। रसायन उद्योग कौन सा है इसमें? तो पेट्रो रसायन भी है, नमक, गंधक, ये भी रासायनिक उद्योग है। कृषि, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक निर्माण, ये भी रासायनिक ही है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। पशु आधारित उद्योग कौन से? तो चमड़ा किससे प्राप्त होता है? पशुओं से। ऊन भी, हाथी दांत, ये सब पशुओं से। उपरोक्त सभी। निम्न में से धुएं की चिमनी वाला उद्योग कौन सा है? तो ये भारी इंजीनियरिंग भी है, धातु पिघलाने वाले भी, रसायन, उपरोक्त सभी है। निम्न में से भोजन प्रसंस्करण से संबंधित क्या है? तो ये भी मलाई, डिब्बा, खाद्य, मिठाई, ये सब इसी से है। विनिर्माण काज से क्या है? तो उत्पादन करना है। विनिर्माण काज से है वस्तु का उत्पादन करना, यानी वस्तु को बनाना। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ हाथ से बनाना। सिलिकॉन घाटी यूएसए नगर के पास स्थित है, सैन फ्रांसिस्को के पास। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपना चैप्टर ही विनिर्माण से संबंधित है। उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। लागत कम होगी तो फायदा ज़्यादा होगा। लागत ही ज़्यादा हो जाएगी कोई वस्तु बनाने में तो वो तो नुकसान ही होना है। संतुलित आर्थिक विकास हेतु तो सरकार प्रादेशिक नीति को अपनाती। कौन सी नीति को अपनाती है? प्रादेशिक नीति को। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने का कारण क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में, क्योंकि यहाँ क्या है? उद्योग संकेंद्रण है। उद्योग का केंद्र है वो ज़्यादा है। संकेंद्रण मतलब उद्योग ज़्यादा लगे हुए हैं। विश्व के कुछ क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार बनने का प्रमुख कारण क्या? वहाँ के लोगों की क्रय क्षमता अधिक है। विश्व के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ ज़्यादा बाजार, बड़े बड़े बाजार हैं। वृहद मतलब बड़े, वैश्विक बाजार हैं। तो वहाँ क्यों है ऐसे? क्योंकि वहाँ के लोगों की जो खरीदने की जो क्षमता है, क्रय क्षमता जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा है। परचेजिंग पावर इंग्लिश में बोलते हैं। उपभोक्ता उद्योग या गैर आधारभूत उद्योग कौन से हैं? तो ऐसे उपभोक्ता मतलब खरीदने वाले से संबंधित है। गैर आधारभूत यानी ऐसे उद्योग जिनसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के लिए यूज होता है, जैसे रोटी है, चाय है, साबुन है, बिस्किट है। इनको गैर आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। वस्तु उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहते हैं या गैर आधारभूत उद्योग कहते हैं।
द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त जो भी चीजें उनको परिष्कृत कर मूल्यवान बनाते हैं उसे कहते हैं द्वितीयक उद्योग। विनिर्माण उद्योग। यंत्रीकरण क्या है? मशीनों से किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जब मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं यंत्रीकरण। सरल बहुत है, लेकिन एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो आराम से आप उत्तर दे के आएंगे और अपने मार्क्स हैं वो इम्प्रूव करेंगे। वनों पे आधारित 3 उद्योग। वनों से क्या मिलता है? हमें लकड़ी मिलती है तो फर्नीचर बनता है, कागज मिलता है, लाख भी मिलता है। विश्व के महत्वपूर्ण निर्माण उद्योग। लौह इस्पात उद्योग, मोटर गाड़ी, पेट्रोल, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स। कृषि कारखाने किसे कहते हैं? कृषि व्यापार फार्म आकार में बड़े यंत्रीकरण रसायनों पे निर्भर अच्छी संरचना वाले होते हैं, कृषि कारखाने कहलाते हैं। इनके वित्त पोषण क्या होता है? व्यापार मुख्य रुचि कृषि से बाहर हो। प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं? स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं? इनकी स्थापना किसी स्थान पे की जा सकती है। ये उद्योग संगठक पुर्जों पे निर्भर हैं, कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हैं, ये स्वच्छंद उद्योग हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की विशेषता बतानी है, जहाँ तकनीक ज़्यादा लगती है। उच्च का मतलब तकनीक ज़्यादा लगती है। सफ़ेद कॉलर वाले लोग लगे रहते हैं इसमें, जैसे शोध और विकास, उन्नत वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, उत्पाद करने वाले इसी में लगते हैं। स्वामित्व आधारित उद्योग। सार्वजनिक उद्योग, सरकार का स्वामित्व होगा तो वो सार्वजनिक होंगे, निजी व्यक्ति का होगा तो वो निजी होंगे। जैसे पूंजीवाद में होता है संयुक्त होंगे, यानी निजी और सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो संयुक्त हो जाएंगे। प्राथमिक द्वितीय क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में कौन से और द्वितीय क्रियाओं में गतिविधियां विनिर्माण से संबंधित आ जाती हैं। आकार के आधार पे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आकार के आधार पे कौन से हो जाते हैं? कुटीर उद्योग हो गए, जो स्थानीय माल का उपयोग करके घर के सदस्य लग के ही काम कर लेते हैं। पूंजी की आवश्यकता कम पड़ती है। या इसमें जैसे चटाई बनाना, बर्तन बनाना, औजार बनाना, लघु उद्योग कारखाने घर से बाहर होते हैं। और इसमें अर्ध कुशल यानी ज़्यादा कुशल लोग नहीं होते, ज़्यादा ट्रेंड वाले नहीं होते, ठीक ठाक लोग होते हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाता है, जैसे कूलर बनाना, चमड़ा, एल्यूमिनियम की सामग्री। वृहद उद्योग बड़े उद्योग होते हैं। इनमें बड़ा मतलब पूंजी भी बड़ी लगती है और लोग भी कुशल लगते हैं, बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है लोगों को। जैसे लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, ये बड़े उद्योग हो गए। कच्चे माल आधारित, जैसे कृषि से संबंधित कृषि आधारित चीनी गन्ने से ही प्राप्त होती है। अचार, मसाले, तेल। खनिज वाले लौह इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा, सीमेंट। और वनों से इमारती लकड़ी और कागज उद्योग आदि हो गए। तो ये उद्योगों से संबंधित, जैसे ये प्रश्न कर लेते हैं। अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, ऐसा क्यों? क्या कारण है? तो अफ्रीका महाद्वीप के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ने के कारण क्या है कि यहाँ अधिकतर देश हैं वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, इसलिए मूलभूत संरचनाओं का विकास नहीं हो पाता। इस महाद्वीप में उच्च तकनीक, ज्ञान और पर्याप्त पूंजी का भी अभाव है। प्रतिकूल जलवायु है, विषम उच्चावच के कारण परिवहन मार्गों का भी विकास नहीं हो पाया। प्रतिकूल जलवायु के कारण भी उद्योग नहीं लग पाते। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले, जैसे बाजार की अभिगम्यता। उद्योगों को प्रभावित क्या क्या करते हैं? बाजार की अभिगम्यता, यानी बाजार नज़दीक है तो उद्योग लगेंगे और बाजार दूर है तो उद्योग कम लगेंगे। कच्चे माल की उपलब्धता, जहाँ कच्चा माल नज़दीक मिल जाएगा वहाँ उद्योग ज़्यादा लगेंगे, कच्चा माल नहीं मिलेगा तो उद्योग कम लगेंगे। श्रम की आपूर्ति, जहाँ सस्ते श्रमिक मिल जाएंगे तो वहाँ उद्योग आसानी से लग जाएंगे। शक्ति के साधन, जैसे बिजली, पानी, ये जो चीज़ें हैं ये आसानी से मिल जाएंगे तो वहाँ उद्योग लगाना आसान हो जाएगा। आधारभूत उद्योग कौन से? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वे उद्योग जिनके उत्पादन से अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल का उपयोग किया जाता है उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग है वह आधारभूत उद्योग का सबसे बड़ा उदाहरण है।
नेक्स्ट अध्याय हम करने वाले हैं तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र से संबंधित है और चतुर्थक क्रियाकलाप कॉलेज एजुकेशन से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप में शामिल हैं वो बताना है। व्यापार भी है, परिवहन भी है और संचार भी है। उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो सूचना को संग्रहण करना, उत्पादन और प्रकीर्णन करना, अनुसंधान और विकास करना। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति का सूत्रपात किसके माध्यम से किया गया है? तो इंटरनेट है इसके लिए वैश्विक संचार। कुल पंजीकृत रोजगार एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्षेत्र कौन सा है? पर्यटन है। सबसे ज्यादा रोजगार और राजस्व की जहाँ से प्राप्ति होती है वो है पर्यटन। कौन है? पर्यटन, पर्यटन उद्योग। संचार सेवाओं का किसका प्रेक्षण किया जाता है? तो शब्दों का और संदेशों का भी किया जाता है, तथ्य और विचारों का भी करते हैं। उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है। दिल्ली महानगरों में, कहने का मतलब महानगरों में जिनसे रोजगार प्राप्त होता है वो कौन से क्षेत्र हैं? सेवा क्षेत्र है। यहाँ ज्यादा लोग नौकरी करते हैं, कहने का मतलब। परिवहन दूरी मापने का जो प्रकार है वो क्या है? किलोमीटर भी है, लागत दूरी भी है और लागत समय दूरी भी है। डब्बा वाला सेवा क्षेत्र किस शहर की प्रमुख सेवा है? मुंबई की। डब्बा वाला किसकी प्रसिद्ध है? डब्बा वाला मुंबई की। प्रत्येक सड़क जो नगरों को जोड़ती है क्या कहलाती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, योजक सड़कें। जो सड़कें किसको जोड़ती हैं? जो जोड़ती हैं दो नगरों को जोड़ने वाली सड़कें हैं वो क्या कहलाती हैं? योजक। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक कर्मी तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न है। लगभग 75% लोग हैं। ये योजक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्वविद्यालय अध्यापन क्रिया में कौन से लोग लगे होते हैं? चतुर्थ सेक्टर वाले। फुटकर व्यापार में वृहद स्तर पर सर्वप्रथम नवाचार करने वाले समुदाय उपभोक्ता सहकारी कहलाते हैं। परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, परिवहन के सभी रूपों को क्या कहा जाता है? संचार पथ। अंतरिक्ष में सूचना का प्रसारण करना कौन करता है? उपग्रह करते हैं। जनसंचार माध्यम के उदाहरण बताने। जन संचार मतलब हमारी बात है वो दूसरे तक पहुँचे, दूसरों की बात है वो हम तक पहुँचाए, उसको कहते हैं जनसंचार। जैसे रेडियो है, दूरदर्शन है, समाचार है, पत्र है, टेलीफोन आदि है, ये जनसंचार के प्रमुख साधन है। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के उभरते देशों के नाम बताने। जैसे भारत है, प्रसिद्ध है इसमें थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये हैं एशिया के दक्षिणी पूर्वी देश। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। व्यावसायिक सेवाओं के उदाहरण हैं जैसे स्वास्थ्य की देखभाल, अंतरिक्ष अभियांत्रिकी, विधि और प्रबंधन आदि। नोड किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न है। नोड किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक मार्गों का जो संधि स्थल होता है उसको क्या कहते हैं? नोड। या उद्गम बिंदु, गंतव्य बिंदु। पर्यटकों के घरों में रुकने की जो व्यवस्था है वो गोवा में और कर्नाटक में क्या कहलाती है? गोवा में कहलाती है हेरिटेज और कर्नाटक में कहती है मेडिकेयर और कुर्ग। विकासशील देश और भारत में अंकीय विभाजन को कम करने हेतु सुझाव देने। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? महानगरों के समीप स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और प्रौद्योगिकी की पहुँच की जानी चाहिए। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में मुख्य अंतर बताना है। तो द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होता है? मशीनों से काम होता है, फैक्ट्रियों में तकनीक पे ध्यान दिया जाता है। जबकि तृतीय क्रियाकलापों में जो कर्मचारी लगे होते हैं उनको कुशल बनाया जाए, उनको अनुभव दिया जाए, उनको ज्ञान दिया जाए, इस पे जोर दिया जाता है। परिवहन एवं संचार में अंतर बताना है। तो परिवहन में व्यक्तियों विनिर्मित माल को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, जबकि संचार में जैसे संदेश हैं, विचार हैं,
वो विचार चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो, उनको विनियमित किया जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। परिवहन को परिभाषित करने वाले जैसे जनसंख्या का आकार है, उच्चावच है, जलवायु का प्रकार है, विभिन्न केंद्रों के मध्य व्यापार है। पर्यटन को परिभाषित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले पर्यटन मतलब लोग कहाँ आएंगे ये और कब आएंगे, यानी लोगों के पास जो टाइम होगा, अवकाश होगा, तो लोग आएंगे घूमने के लिए। फिर परिवहन की सुविधाएं अच्छी होंगी तो वहाँ लोग ज़्यादा आएंगे। फिर जो स्थान आकर्षित करने वाले होंगे तो वहाँ लोग ज़्यादा आएंगे। फुटकर व्यापार क्या है? ये वह व्यापारिक क्रिया है जो उपभोक्ताओं को वस्तु का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है, जैसे फेरी वाले हैं, रेडी वाले हैं, ट्रक वाले, डाक आदि शादी। थोक व्यापारी कौन से होते हैं? थोक व्यापार का गठन बिचौल या सौदागरों द्वारा होता है। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौल ये स्रोतों से पूर्ति करते हैं। अंकीय विभाजक क्या है? अंकीय विभाजक विकसित देशों द्वारा अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और इससे प्राप्त लाभ उपलब्ध करा दिए, जबकि विकासशील देशों में ऐसा नहीं हो सका और ये देश अभी भी सभी नागरिकों तक ICT की पहुंच यानी प्रौद्योगिकी की पहुंच सुनिश्चित नहीं कर सके। इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। यानी विकसित देशों में तो पहुंच हो गई तकनीक तक, लेकिन विकासशील देशों में नहीं हुई। इसके बीच का जो विभाजन है उसको अंकीय विभाजन कहते हैं। चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप क्या है? चौथे में क्या काम होते हैं, पंचवें में क्या होते हैं? चौथे में होते हैं अनुसंधान संबंधी, रिसर्च संबंधी, और पांचवें में होते हैं नवीन विचार और प्रौद्योगिकी। चौथे में होते हैं ज्ञान उपयोगी कार्य और पांचवें में होते हैं निर्णय लेने वाले कार्य, नीति बनाने, निर्णय लेने। और चौथे में होते हैं जैसे शिक्षक है, चिकित्सक है, लेखाकर्मी है। पांचवें में कौन होते हैं? नीति निर्माता होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं पांचवी क्रिया में। ब्रह्म स्रोत के कारण विभिन्न देशों में रोजगार के अवसरों का सर्जन हुआ है, स्पष्ट कीजिए। बाह्य स्रोतन है वो क्या है? तो दक्षता को सुधारने, कुशल बनाने और लोगों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण या निकाय को काम सौंपना क्या कहलाता है? बाह्य स्रोतन। जब बाह्य स्रोतन का कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है इसे क्या कह देते हैं? अपर पतन। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन एवं व्यवसाय प्रकरण बाह्य स्रोतन में अंतर क्या है? तो ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन व्यापार प्रकरण की तुलना में अधिक उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होता है और बेहतर व्यावसायिक अवसर भी होते हैं यहाँ। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन से अनुसंधान और विकास क्रियाएं जैसे लर्निंग, बौद्धिक संपदा, अनुसंधान, कानून, व्यवसाय, बैंकिंग सेक्टर आदि आते हैं। व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? इसके प्रकार कौन से? तो व्यापारिक केंद्र जहाँ व्यापार होता है वस्तुओं का और सेवाओं का, जैसे ग्रामीण विपणन केंद्र हो, नगरीय विपणन केंद्र हो। गाँव में जो इस प्रकार का केंद्र होता है उसे ग्रामीण कह देते हैं और नगर में शहरों में होता है उसे शहरी बाजार केंद्र कह देते हैं। ग्रामीण में विपणन केंद्र है कहाँ लगे होते हैं? बस्तियों के नज़दीक। और अर्धनगरीय केंद्र व्यक्तिगत व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती वहाँ पे और ग्रामीण लोगों के अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति होती है। नगरों में भी इसी प्रकार का ध्यान रखा जाता है। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है पर्यटन को आकर्षित करने वाले प्रमुख कारक। जलवायु, जहाँ की जलवायु सुखद होगी, अच्छी होगी, ठंडी होगी, सुहावनी होगी तो वहाँ लोग ज़्यादा आएंगे। भूदृश्य देखने वाले जो स्थल हैं वो आकर्षक होंगे तो लोग ज़्यादा आएंगे। इतिहास एवं कला की जानकारी जहाँ से ज़्यादा प्राप्त होगी वहाँ भी लोग ज़्यादा आएंगे। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, जहाँ की संस्कृति रोचक होगी, देखने लायक होगी, लोगों को आकर्षित करेगी तो वहाँ भी लोग आएंगे। अर्थव्यवस्था भी जहाँ की अच्छी होगी तो वहाँ लोग ज़्यादा आएंगे, यानी पर्यटक ज़्यादा आएंगे। परिवहन एवं संचार, यदि आपको लंबी दूरी तय करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लंबी दूरी तय करनी
नहीं है तो आप किस प्रकार के परिवहन के साधन का उपयोग करेंगे? तो हम हवाई जहाज को प्रेफर करेंगे, यानी वायु परिवहन को लेके जाएंगे। संचार की यह विधि जो संचार को अन्य साधनों से नियमित करती है उसको क्या कहते हैं? उपग्रह संचार। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, पार साइबेरियन रेल मार्ग। स्वेज नहर किन नगरों को जोड़ता है? ये भी मोस्ट है, भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमि के मध्य के सागर को और जो लाल सागर है उसको, लाल भी है, मध्य भी है, लाल भी है, दोनों याद रख लें। पनामा नहर किसको जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत। एपी, ये एपी को जोड़ती है और वो किसको जोड़ता है? एमएल को। भूमध्य, मध्य मतलब एल, एम और लाल मतलब, वैसे आप रेड कर लें, एमआर कर लें या एमएल कर लें, इससे याद रख लें। विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। कौन सा समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है? भूमध्य हिंद महासागरीय क्षेत्र। पनामा नहर में कितने जलबंध हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 6 बने हुए हैं। भारत द्वारा आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 75 को। राष्ट्रीय महाराजमार्ग संख्या 7 है, वो कौन से शहरों से गुजरता है? तो ये वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक। किसको जोड़ता है? वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश, कन्याकुमारी तमिलनाडु, दक्षिणी भारत का तमिलनाडु, इसको जोड़ने वाला मार्ग है। रेल मार्ग और मानक लाइन कहाँ की उपयोगी है? कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्रिटेन की। मानक लाइन किस देश में रेल घनत्व वो सर्वाधिक है? वो है बेल्जियम में। एम्फिल टावर के सामने कौन सी नदी आंतरिक जलमार्ग बनाती है? तो बनाती है साइने नदी। किस वर्ष स्वेज नहर का निर्माण हुआ था? तो इस साल कौन सी थी? 1869। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा संचालित सुरंग मार्ग कौन से स्थानों को जोड़ती है? पेरिस लंदन को। विश्व में सर्वप्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कहाँ से शुरू हुई? 1825 में। विश्व की बात हो रही है। विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग किन 2 स्थानों के बीच हुई थी? स्टोकटन और डोलीगटन। हिमाच्छादित मैदानों में स्केज जो गाड़ी होती है, जिसको स्लेज गाड़ी बोलते हैं, खींचने तो कौन से पशु का प्रयोग किया जाता है? तो कुत्ते और रेडियर का। छोटी दूरियों के लिए परिवहन का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? थोड़ी दूरी पे जाना हो तो हम कहाँ से जाएंगे? वहाँ हम जाएंगे सड़क परिवहन से। बेस्ट है सड़क परिवहन। जर्मनी में अच्छी गुणवत्ता वाली तथा तीव्रगामी सड़कों को क्या कहा जाता है? तो ऑटो वाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटो वाहन। ट्रांस कनेडियन महामार्ग है वो कौन से नगरों को जोड़ता है? वैंकूवर और सेटेजोन। अलास्का राजमार्ग कौन से 2 नगरों को जोड़ता है? एम्स्टर्डम और एकारेज। भारत का सबसे लंबा महामार्ग कौन सा? 7 नंबर, वाराणसी से कन्याकुमारी। वोल्गा जलमार्ग स्थित है रूस में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वोल्गा जलमार्ग। और 7 नंबर का भारत का जल मार्ग है जो महामार्ग कहलाता है। महामार्ग यानी बड़ा मार्ग है जो। यूरोप महाद्वीप में विश्व का संघनतम रेल मार्ग पाया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, संघनतम रेल मार्ग। सबसे ज़्यादा रेलें कहाँ चलती हैं? यूरोप महाद्वीप में। दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें जो 80 मीटर चौड़ी होती हैं उनको क्या कहा जाता है? महामार्ग। देश के महामार्ग प्रमुख सड़कों को जोड़ने तो देश के क्रिज कोर्स कहते हैं, उसको कहते हैं चीन। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को क्या कहा जाता है? सीमावर्ती सड़कें। पनामा नहर में 6 जलबंधक बने हुए हैं। बिग इंच क्या है? बिग इंच क्या होती है? तो ये एक पाइपलाइन होती है जिसमें मैक्सिको खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों तक तेल पहुंचाया जाता है। इसको कहा जाता है बिग इंच। वृहद ट्रैक मार्ग क्या है? तो इसको तो हमने देख लिया था।
उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग में जो विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है उसको क्या कहा जाता है? बृहद ट्रैक मार्ग। ये जो मार्ग है विश्व का 1/4 व्यापार करता है। ये मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 2 प्रदेशों उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा है? जल परिवहन साधन सबसे सस्ता पड़ता है और भारत का अधिकांश व्यापार है 95% वो इसी से होता है। वर्तमान समय में भारत में आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी है वो प्रसिद्ध है? कहाँ से होता है? महत्ता खो चुका है, मतलब पहले आंतरिक जलमार्ग उसी नदी से होता था लेकिन अब वो अपना महत्व खोता जा रहा है। वो वर्तमान समय में भारत में आंतरिक जलमार्ग के रूप में नदी मार्ग व अपने महत्व है वो खोता जा रहा है। क्यों? क्योंकि नदी जलमार्ग की रेल मार्ग के संदर्भ में प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन है दोनों में। सिंचाई इत्यादि कार्यों में जल के उपयोग से जल की जो मात्रा है वो कम हो गई है। नदी जलमार्ग का रखरखाव भी अत्यंत खराब है। विकसित देशों में आंतरिक जलमार्ग के रूप में नदियों की सार्थकता व्यापार और परिवहन में पुनः स्थापित होने के कारण क्या है? तो यहाँ का नदी तल है वो गहरा करके और नदी तल को स्थिर करके बांध बनाकर जल परिवहन को नियंत्रित करके परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है। व्याख्या कीजिए, ये मोस्ट है कि परिवहन एक संगठित सेवा के अंदर क्यों माना जाता है? परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है जिसकी व्याख्या निम्नलिखित पक्षों में हम कर सकते हैं। कैसे? जैसे परिवहन के माध्यम से लोगों तथा समाज की जो आधारभूत आवश्यकताएं वो पूरी होती। फिर परिवहन में जो भी भिन्न संस्था हैं उनका समावेशन किया गया है तो परिवहन मार्गों के निर्माण और उसके रखरखाव के कार्य करती हैं। भिन्न प्रकार के परिवहन के जो साधन हैं देश के वो प्रतिरक्षा को मजबूत करते हैं। दक्ष संचार व्यवस्था तथा तीव्रगामी परिवहन देश के विभिन्न इलाकों में फैले लोगों के लिए सहयोग और एकता को भी बढ़ाते हैं। परिवहन यातायात के अन्य जो भी साधन हैं वो महंगे होते हुए भी वायु परिवहन है वो महंगा है फिर भी अपरिहार्य और ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हमें तुरंत कहीं जाना हो, तीव्रगामी परिवहन करना हो तो हम किसको प्राथमिकता देंगे? वायु परिवहन को ही देंगे। मूल्यवान वस्तुएं तेजी से विश्व के दूसरे देशों में भेजनी हो तो भी, अगम्य क्षेत्रों में अगर कहीं जाना हो, जैसे बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ तुरंत पहुँचना हो तो वायु परिवहन ही लेंगे, या फिर बर्फीले क्षेत्रों में पहुँचना हो या विषम मरुस्थलीय क्षेत्रों में पहुँचना हो तो भी वायु मार्ग ही बेस्ट होता है। प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे भूस्खलन आ जाए, एविलेंस हो जाए, बाढ़ भूकंप आ जाए तो वहाँ तुरंत वायु परिवहन से ही हम सहायता पहुँचा सकते हैं। यदि आप तीव्रगामी परिवहन का विकास करना चाहते हैं तो आप कौन से परिवहन का चयन करेंगे? तो तीव्रगामी के लिए तो हम वायु परिवहन का ही करेंगे। बिल्कुल सही है। यदि आप सीमेंट का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं तो आप परिवहन के किस साधन का चयन करेंगे? तो हम जल परिवहन का करेंगे क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा सीमेंट उद्योग के लिए। विश्व के किन्हीं 3 ट्रांस महाद्वीप रेल मार्गों के नाम बता दें। पार साइबेरियन, पार कनेडियन, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय ओरिएंट एक्सप्रेस, संघ एवं प्रशांत रेल मार्ग। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की यात्रा हेतु किस रेल मार्ग का उपयोग करेंगे? किन 2 शहरों से गुजरेंगे? तो इसके लिए हम एक तो न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की यात्रा के लिए प्रशांत रेल मार्ग का उपयोग करेंगे और शहर गुजरेंगे क्वींसलैंड, शिकागो, ओमाहा, इन शहरों से गुजरेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक की यात्रा हेतु किस रेल मार्ग का उपयोग करेंगे? सेंट पीटर्सबर्ग से, तो इसके लिए हम करेंगे पार साइबेरियन का। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, साइबेरियन स्पेस जो इंटरनेट है उससे आप क्या समझते हैं? तो साइबर स्पेस इंटरनेट है। साइबर स्पेस विद्युत और कंप्यूटरीकृत स्पेस का एक संसार होता है और यहाँ वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है उनसे जुड़े रहते हैं। इंटरनेट तुरंत सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच सकती हैं।
परिवहन एवं संचार में क्या अंतर है? परिवहन में किसका वस्तु सेवाओं का परिवहन होता है? संचार के माध्यम से संदेशों का, विचारों का परिवहन होता है। और परिवहन के प्रमुख साधन हैं जैसे रेल मार्ग हो गई, वायु मार्ग हो गया, जल मार्ग हो गया, सड़क मार्ग हो गया। संचार के माध्यम हो गए जैसे तार हो गए, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया। विश्व के नीति आंतरिक जल मार्ग, तो इनका याद रख लें, राइन जल मार्ग, डेन्यूब और वोल्गा, मिसिसिपी। पाइपलाइन से परिवहन, पाइपलाइन से हम दूध भेज सकते हैं, जल भेज सकते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भेज सकते हैं। परिवहन जाल से आप क्या समझते हैं? तो परिवहन साधनों का जो जाल बिछा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, संसार के अधिकांश जो महत्तम पतन है उनका प्रकार है विस्तृत पतन है। कौन से प्रकार के पतन है? विस्तृत पतन। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसी एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है उत्तरी अमेरिका से। इनमें से कौन सा एक विश्राम पतन है? विश्राम पतन, होनोलुलु। विश्राम पतन क्या होता है? विश्राम पतन होता है जहाँ जो जल परिवहन के जो साधन हैं वो बीच के मार्ग में जैसे तेल वगैरह के लिए रुकते हैं, विश्राम करते हैं, कहने का मतलब। तो होनोलुलु है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है? आर्थिक विकास की प्रावस्था, राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता, जनसंख्या कारक, उपरोक्त सभी। WTO की स्थापना कब हुई? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1995 में हुई। WTO क्या है? W मतलब वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। निम्न कौन से तेल पतन है? तेल पतन में जैसे माराकौवो है, लेबनान है, त्रिपोली है। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक पतन है? तो सिंगापुर, रोटरडैम, कोपेनहेगन। कोलकाता किस नदी पे है? हुगली नदी पे है। पतन कौन कौन से सुविधाएं प्रदान करते हैं? पतन होते हैं बंदरगाह, जहाँ पानी की जहाजें खड़ी होती। और विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर 3 प्रकार के पतन बताने। पतन जहाज में वहाँ जो सामान लादा जाता है और उतारा जाता है, भंडारण की भी सुविधा होती है, उसे कहते हैं पतन। और विशिष्टीकृत पतनों में जैसे तेल पतन हो गया, मार्ग पतन हो गया, पैकेट स्टेशन हो गया, आंतरिक पतन हो गया, नौसेना पतन हो गया। व्यापार से क्या अभिप्राय है? व्यापार कौन सी आर्थिक क्रिया है ये भी बताना है। तो व्यापार क्या है? विभिन्न वस्तु और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान होता है। व्यापार तृतीयक आर्थिक क्रिया बिल्कुल है। व्यापार के 2 स्तर हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों के साथ और राष्ट्रीय देश के अंदर ही, राज्यों के बीच। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 3 आधार बताने। तो राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, जनसंख्या के कारक, विभिन्न प्रकार की प्रावस्था, विदेशी निवेश की सीमा और परिवहन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या है? प्राचीन काल में व्यापार हेतु विनिमय व्यवस्था थी, वो कैसी थी? तो प्राचीन काल में विनिमय व्यवस्था आदिम समाज में व्यापार का तरीका था जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। और ये जो व्यवस्था है ये वर्तमान समय में गुवाहाटी के पास जोन बॉल मेले में आज भी देखने को मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 प्रकार हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। कौन से? द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक मतलब इसमें 2 देशों के बीच, बहुपार्श्विक मतलब बहुत से देशों के बीच। रेशम मार्ग, तो प्राचीन काल का एक ऐसा मार्ग है जहाँ से चीन का और बांग्लादेश का रेशम है वो भूमध्य सागरीय देशों में जाता था। भूमध्य अफ्रीका महाद्वीप और अन्य देशों में जाता था। वो जो मार्ग है वो रेशम मार्ग कहलाता था। डंप करना ये क्या है? तो डंप करना क्या है? एक ही वस्तु को 2 या 2 से अलग जो कीमत बेची जाती है, अलग अलग कीमत पे बेचते हैं, विक्रय करने की प्रथा है। तो ये लागत के कारण नहीं अपितु तो अन्य कारणों से भी किया जाता है, इसको कहते हैं डंप करना। पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन पतनों द्वारा ही जहाजी माल और यात्री
विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में जाते हैं, और साथ ही पतन जहाज के लिए गोदी लादने, उतारने, भंडारण की सुविधा भी देते हैं। ये याद रख लें कि ये लादने, सामान को लादने में, उतारने में और भंडारण का मतलब होता है इकट्ठा करना, ये तीनों सुविधाएं प्रदान करते हैं पतन। पैकेट स्टेशन यानी फेरी पतन क्या है, इन पतनों के उदाहरण भी देते हैं। तो फेरी पतन कौन से होते हैं? छोटे समुद्री मार्ग से आवागमन करने वाले यात्री को उतारने और चढ़ाने का कार्य करते हैं, डाक लाने और ले जाने का काम करते हैं, इनको कहते हैं फेरी पैकेट स्टेशन पतन, फेरी पतन भी कह देते हैं। इनके उदाहरण देख लें। इंग्लिश चैनल है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, उसके आर पार ये इस प्रकार का पतन है। आंतरिक पतन क्या है, इसके उदाहरण क्या है? तो ये एक पतन है, एक कतरण के केंद्र के रूप में काम करते हैं, जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं, जैसे सिंगापुर है, कोपेनहेगन है, रोटरडम पतन है। विश्राम पतन का मैंने आपको उदाहरण दे दिया था। ये कौन कौन से? जैसे सिंगापुर भी है, अदन भी है, होनोलुलु भी है। तेल पतन क्या है, इसके उदाहरण देने, तेल शोधन और पतन। और टैंकर पतन क्या है? नौसेना पतन क्या है, इसके उदाहरण क्या है? तो केवल सामाजिक पतन है, जो केवल युद्ध जहाजों की सेवा देते हैं, उनको कहते हैं नौसेना पतन। भारत के 2 नौसेना पतनों के नाम बताने, एक तो कोच्चि और एक कारवाड़ है। विश्व व्यापार संगठन है WTO का जो मुख्यालय है वो बताना है। 95 में इसकी स्थापना हुई, 95 में मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके सदस्यों की संख्या 2016 में 164 थी। उद्देश्य क्या है ये ध्यान रखें। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है राष्ट्रों के बीच या विभिन्न देशों के बीच जो व्यापार हो रहा है वो मुक्त और निष्पक्ष हो, उसको बढ़ावा देना। और इन देशों के बीच जो व्यापार होता है उसके नियमों को विनियमित करने का जो काम है वो विश्व व्यापार संगठन ही करता है। और इनके बीच अगर कोई विवाद हो जाए तो उनका निपटारा करना। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को तय करने का काम यही करते हैं। व्यापार संतुलन क्या है? तो आयात और निर्यात के बीच जो संतुलन होता है उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र। गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, 1948 में बना था गैट, और 95 में गैट ही था जो WTO में बदल गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार में परिवहन का क्या महत्व है? तो रेल, समुद्री और वायु परिवहन में विस्तार होने से तथा जो भी प्रशीतन है और परिरक्षण है उनको बेहतर संसाधनों के विकास में व्यापार का ही विस्तार है। जियोग्राफी की दूसरी बुक है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इसका पहला चैप्टर प्यारे विद्यार्थियों, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें से मैं आपको बताने वाली हूँ कि भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो ये जनगणना हुई 1872 में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उनमें से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है। भारत के किस वर्ष का कौशल विकास और उद्यमिता योजना बनाई गई? 2015 में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्यारे विद्यार्थियों ने में कौन सा समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो भारतीय आर्य हैं, ये विशालतम है। इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश इसमें फर्स्ट है। इनमें से किस समय अवधि में भारत में ऋणात्मक वृद्धि हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न है। 1911 से 1921 के बीच। ऋणात्मक मतलब इस दशक में, इन 10 साल के पीरियड में जनसंख्या घटी बढ़ी नहीं। इनमें से किस दशक की समावधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट 1951 से 81 का दशक, जिसमें विस्फोटक बड़े स्तर पर जनसंख्या वृद्धि हुई। भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। 22 भाषाएं संविधान में दर्ज हैं।
उसको कहते हैं अनुसूचित भाषाएं। 1991 से 2000 के दौरान निम्नतम वृद्धि दर्ज किस राज्य में हुई? केरल में। अनुसूचित भाषाओं को भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1102। भारत की वार्षिक वृद्धि दर 1.64। वर्तमान किशोर में 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग का अंश है वो 20.9 है। भारत की कुल जनसंख्या की प्रतिशत गांव में निवास करती है 68.8। कितनी है? 68.8। देश की कुल जनसंख्या नगरों में निवास करती है 31.16। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। ग्रिएशन के अनुसार देश में 189 भाषाएं 544 बोलियां बोली जाती हैं। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना मोस्ट 1881। संपूर्ण शब्दाय वहाँ 1881। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अधिक है। कहाँ पे है? कृषि संबंधी कार्यों में, पशुपालन में, मछली पालन में महिलाएं यहाँ ज़्यादा लगी हुई है। तो प्राथमिक सेक्टर हो गया। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है और दूसरा स्थान है विश्व में भारत का। मोस्ट इम्पोर्टेंट जेंडर संवेदनशीलता, महिला और पुरुष को समान अधिकार मिले, इसको कहते हैं जेंडर संवेदनशीलता। भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में हो रही लगातार कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो कृषि सेक्टर में लोग हैं अब कम लगे हुए हैं, बल्कि द्वितीय और तृतीय सेक्टर में उनकी सहभागिता है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे बढ़ गई और कृषि सेक्टर में घट गई। उसका कारण क्या है? कारण याद रखना आपको। एक तो भूमि घटती जा रही, सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता, नगरीकरण, लोग शहरों की ओर जा रहे हैं रोजगार के लिए, पानी की भी कमी हो रही है, इसलिए कृषि बिना पानी के कैसे संभव है। उद्योगीकरण, और उद्योगीकरण भी बढ़ा है। जब देश आज़ाद हुआ तो उद्योग नहीं थे उस समय, उद्योग अब बड़े स्तर पे। वर्षा की भी अनियमितता, वर्षा समय पे नहीं होती तो लोगों को वो फसल नहीं कर पाते। भूमि जल की गिरावट यानी पानी की कमी, भूमि के नीचे का जो जल है वो घटता जा रहा है। अब ये श्रमिक याद रखने, मुख्य श्रमिक कौन से होते हैं, सीमांत श्रमिक कौन से होते हैं, जनसंख्या का व्यवसायिक संगठन है वो ढंग से आपको अच्छे से याद रखना। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में बनाई गई। किस लिए बनाई गई? ताकि युवा जो भी हैं, भारत के युवा, वो समग्र दूरदर्शी हों। एक प्रकार की दूरदर्शी नीति है। कहने का मतलब युवाओं को कौशल मिले, युवाओं को रोजगार मिले, वो ज़्यादा बेहतर अपना भविष्य है वो बना सकें, इसलिए युवा को जो नीति है वो लागू की गई थी। जनसंख्या वितरण में जलवायु की भूमिका को पता ही आपको। जहाँ जनसंख्या जलवायु अच्छी होगी वहाँ लोग ज़्यादा बसना पसंद करेंगे। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रतिकूल जलवायु है? पहाड़ी क्षेत्र हैं, उबड़ खाबड़ जगह है, तो वहाँ आपको पता ही है अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे पश्चिमी राजस्थान है जहाँ जनसंख्या कम है, तो विकट जहाँ भी जलवायु होगी वहाँ कम रहना पसंद करेंगे। जनसंख्या वृद्धि का हमने देख ही लिया। प्यारे विद्यार्थियों, भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाओं पर टिप्पणी, कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं इनको देख लें। मानव बस्ती, मानव बस्ती लोग जहाँ बसते हैं उसको क्या कहते हैं? बस्ती कहते हैं। और जहाँ घर बने हुए होते हैं, तो ये दूर दूर भी बने होते हैं, नज़दीक नज़दीक भी बने होते हैं। दूर दूर बने हुए को क्या कह रहे हैं, नज़दीक को बने हुए को क्या कहते हैं? तो मानव बस्ती से संबंधित वैसे पूरा चैप्टर है वो समझा के डाला हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। अब हम मोटा मोटा देखेंगे। आर्थिक वृद्धि नोड के रूप में कार्य करता है, तो नगर कौन करता है? आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में नगर यानी शहर। निम्न में से ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं, तो ये सभी हैं इस प्रकार की। गुच्छित भी हैं, अर्धगुच्छित भी हैं, पलक्कीकृत भी। सन 2011 के जनगणना भारत के कुल नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 31.16। ग्रामीण बस्तियां संबंधित हैं प्राथमिक क्रियाओं से, खेती करते हैं लोग गाँव में, तो नगला क्या है? वेरी मोस्ट पलक्कृत बस्तियों का स्थानीय नाम। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले भी मैंने संक्षिप्त में वीडियो डाला है, उसमें भी मोस्ट तो बताने का प्रयास किया। अगर वो भी नहीं देखा तो भी वो देख ले प्यारे विद्यार्थियों। भारत की जनगणना कौन से एक विशेष नगर की परिभाषा है? तो जो 75% जनसंख्या का प्राथमिक कार्यों में संलग्न होना। विशेषता परिभाषा का अंग नहीं है, ये बताना है।
आधुनिक उद्योग आधारित नगरों का जन्म कब से हुआ है? तो 1850 के बाद हुआ है। भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि 46.14 किस सन में दर्ज की गई? तो 1981 में। उपजाऊ जलोढ़ मैदान और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाने वाले ग्रामीण बस्तियां किस प्रकार की हैं? गुच्छित बस्तियां हैं। जलोढ़ मैदानों में यानी जहाँ मिट्टी उपजाऊ होगी, जलोढ़ मैदानों में वहाँ लोग एक जगह खूब बसेंगे तो गुच्छित मतलब गुच्छे के रूप में। भारतीय ग्रामीण बस्तियों को 4 भागों में बांटा गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, नगर आधारित जो वृद्धि है उसको क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोड किसे कहते हैं? उच्चतम क्रय में प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को क्या कहते हैं? प्रशासन नगर कहते हैं। ये भी मोस्ट है। किसी प्रकार और आकार के घरों को समूह जिसमें मानव, तो उनको मानव बस्तियां कहते हैं। जहाँ लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? मानव बस्तियां। ऐसे बड़े अधिवास जिसमें द्वितीय क्रियाकलाप और विशिष्टीकृत मिलते हैं उनको कहते हैं नगरीय बस्तियां। हिमालय की निचली घाटियों में किस प्रकार की बस्तियां पल्लीकृत हैं? छत्तीसगढ़ और गंगा के मैदानों में। भारत की बस्तियों में जैसे पन्ना है, पाड्डा है, पाली है, नगला है, ढाणी है आदि ये पल्लीकृत बस्तियां हैं। महानगरों के चारों ओर उसमें सटे हुए विकसित नगर हैं, उनको क्या कहेंगे? अनुषंगी नगर कहेंगे। नगरों की स्थापना सैन्य संबंधी कार्यों के लिए होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सैन्य यानी जहाँ सेना रहती है उसको कहते हैं गैरिसन या छावनी। 2011 की जनगणना भारत की कुल जनसंख्या नगरीय कितनी है? नैनीताल, मसूरी, शिमला, माउंट आबू ये क्या है? पर्यटन नगर हैं। 20वीं शताब्दी दोहरी नगरीय 11 गुना भौतिक रूप से एक दूसरे से अनेक इकाइयों में बढ़ जाते हैं। उन सब के नाम क्या है? पल्ली बस्तियां हैं वो। गुच्छित बस्तियां, ज्यामितीय आकृति कौन सी? जैसे आयताकार हो गई, अरीय रेखीय हो गई। राजस्थान में जल अभाव क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां होंगी? गुच्छित और सहंत। राजस्थान के किन्हीं 2 महानगरीय शहरों के नाम बताने, जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा प्रशासनिक नगर जहाँ प्रशासन का मुख्यालय हो, जैसे राज्यों की राजधानी। किन्हीं 2 गैरीसन नगर अंबाला, जालंधर, उधमपुर हो गए। पल्ली बस्तियों के नाम ढाणी, नगला, पन्ना हो गए। नगरीय बस्तियां हमने देख ही ली, तो ये बस्तियों से संबंधित है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गुच्छित बस्तियां प्रशासनिक नगर जैसे चंडीगढ़ हो गया, तो चंडीगढ़ राजधानी है किसकी? हरियाणा और पंजाब की, तो ये प्रशासनिक नगर है। औद्योगिक नगर जहाँ बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हों। शैक्षिक नगर जैसे कोटा है, पिलानी है, ये शिक्षा नगरी हैं। अब सिक्कर बनता जा रहा है, शैक्षिक नगर है। पर्यटन जहाँ लोग ज़्यादा आते हों पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, जैसे पहाड़ी एरिया है, शिमला है, मसूरी है, ये पर्यटक नगर हैं। राजस्थान का जयपुर है, ये पर्यटन नगर है। उदयपुर है, पर्यटन नगर है। माउंट आबू है, पर्यटन नगर है। भू संसाधन है वो कृषि, और कृषि से संबंधित प्यारे विद्यार्थियों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अच्छे से याद कर लें। जैसे वर्गीकरण से संबंधित है, सीमांत भूमि होती है, और शुष्क कृषि। शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती? जिस फसल में ज़्यादा पानी की जरूरत होगी वो नहीं बोई जाएगी, पता ही है। गन्ने के लिए पानी की ज़्यादा जरूरत होती है तो गन्ना नहीं बोया जाएगा। निम्न में से कौन सा सिंचित में भू निम्नीकरण का कारण है? भू निम्नीकरण यानी भूमि के उपजाऊपन में कमी हो जाना। तो मृदा लवणता, भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन तैयार करता है? तो राजस्व विभाग करता है। तो इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं प्यारे विद्यार्थियों, गन्ना, चावल, कपास की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा? दूसरा है। लाल चना और पिजन के नाम से जाना जाता है किसको? अरहर को। निम्न में कौन सा फसल है? तो इस चैप्टर में जैसे अरेबिका है, रोस्ता लेबेरिका है, ये क्या है? कॉफ़ी की किस्म है। भारत में कौन सी कॉफ़ी किस्म पाई जाती है ये भी देख ले, ये मोस्ट प्रश्न है। चाय क्या है? एक रोपण फसल है। रोपण फसल। चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान दूसरा है। सर्वाधिक कॉफी उत्पादक भारत का राज्य कर्नाटक है। ग्राम पंचायत सरकार के स्वामित्व भूमि को क्या कहा जाता है? साझी संपत्ति कहा जाता है। वह भूमि जो एक कृषि वर्ष और कम समय तक
कृषि रहित रहती है तो उसको प्रतिभूमि कहते हैं। सिंचित कृषि, रक्षित सिंचाई कृषि, उत्पादक कृषि, वर्षा निर्भर कृषि, वर्षा पे शुष्क भूमि कृषि, आंध्र भूमि कृषि। इससे संबंधित मोटा मोटा आप एक बार अच्छे से देख लें प्यारे विद्यार्थियों। इनको एग्जाम नज़दीक है। प्रतिभूमि जिसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसमें पोषक तत्व जो भी हैं, मृदा है, वो उपजाऊ हो जाए। रबी की फसल आपको पता ही है, और जायद की फसलें, खरीफ की फसल जैसे बाजरा है, चावल है, कपास है, जूट है, ये खरीफ की फसल है। जो मानसून के समय बोई जाते हैं, जब बारिश होती है तब बोई जाती है, उनको खरीफ कहते हैं। और जब सर्दियों में जिनको बोया जाता है, जैसे वर्तमान में बो रखा है गेहूँ है, चना है, सरसों। और जायद बीज के समय में बोया जाता है, जैसे खीरा, ककड़ी, सब्जियाँ। चाय के बागान है वो ढालों पे क्यों बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छे से इसको याद कर लें, क्योंकि चाय की जो जड़ें हैं उसमें पानी ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो नीचे की ओर ढल जाए, इसलिए ढलानों में बोया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है जल संसाधन। और जल संसाधन जो चैप्टर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ दे दिए गए हैं। जल किस प्रकार का संसाधन है, तो अजैव संसाधन है। देश में कुल जल का सबसे अधिक अनुपात है, वो कहाँ उपयोग में होता है, तो वो होता है सिंचाई में। सबसे ज़्यादा जल खर्च होता है। पृथ्वी के कितने धरातल पे जल है, तो ये 71% पे है। धरातलीय जल का मुख्य स्रोत क्या है, तालाब हैं, नदियाँ हैं, झीलें सभी हैं। इनमें पश्चिम प्रकार प्रवाह की नदियाँ। प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था, 1974 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, ये याद रखना है। और हरियाली कार्यक्रम किससे संबंधित है, जल बचाने से संबंधित है। तो जल संसाधन नीरू मीरू मोस्ट है, ये भी। ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख प्रोग्राम है। अरावली पानी संसद है, ये अलवर का है। तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब बनी, 2002 में। जल संक्रांति अभियान ये मोस्ट है, तो ये 1516 में चला था। भौम जल के अत्यधिक उपयोग से राजस्थान और महाराष्ट्र में किसकी फ्लोराइड की वृद्धि हो गई। तो बहुत सरल है। सिंचाई किसे कहते हैं, भौम जल क्या होता है, भूमि के नीचे का जल है, उसको भौम जल कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हरियाली कार्यक्रम बता ही दिया, जो जल बचाने से संबंधित है, कहाँ चलाया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सरल भी है। वर्षा के पानी को इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। और इसके लिए हम टाँका, तालाब, झील इनमें बचा सकते हैं। जल क्रांति अभियान 1516 में चला था, किस लिए, जल बचाने का ही अभियान है ये भी, क्योंकि जल है तो कल है। जल प्रदूषण से क्या अभिप्राय है, तो जल प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं ये भी याद रखें। तो जल से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। खनिज और ऊर्जा संसाधन, धात्विक खनिज धातु संबंधी नहीं है वो बताना माई का। तो धात्विक खनिजों से संबंधित अपना जो चैप्टर है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। इसमें से भारत का प्रथम तेल उत्पादक क्षेत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिगबोई असम। परमाणु ऊर्जा आयोग 1948। पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर। और रावत भाटा कहाँ, राजस्थान। इनमें से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है, वो ऊर्जा जो पुनः बनाई जा सकती है उसको कहते हैं नवीकरण। अनवीकरण जिसको बनाया नहीं जा सकता, जैसे ताप है, जल बना सकते हैं, सौर ऊर्जा बना सकते हैं, पवन ऊर्जा बना सकते हैं, तो इनको बनाया जा सकता है, इसलिए नवीकरणीय है। अनवीकरणीय ताप है। इनमें किस सौर ऊर्जा, जोधपुर के मथानिया में है सौर ऊर्जा शक्ति ग्रह। तो इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों दे रखे हैं, और मोटा मोटा मैंने समझा दिया। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी यही है। परंपरागत यानी जो खत्म हो सकते हैं, जैसे खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, इनको पुनः नहीं बनाया जा सकता आसानी से, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है पृथ्वी के नीचे, धरती के नीचे चट्टानों के बीच में होता है, तो लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में। और इनके सीमित स्रोत हैं,
फिर है जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, इनको बनाया जा सकता है। सौर ऊर्जा को जैसे हमारी तकनीक विकसित होगी वैसे हम सौर ऊर्जा को इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत बड़े स्तर पे पवन ऊर्जा भी बना सकते हैं। खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि खनिजों को जब हम बचाएंगे नहीं तो आने वाले समय में ये खत्म हो जाएंगे, और इसके लिए लौह प्रगलन, ये अयस्क पेटियाँ हैं भारत में, जैसे गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, 80% भाग बिटुमिन प्रकार का कोयला यहाँ पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ है? झारखंड, पश्चिमी बंगाल, झरिया, कोबारो, गिरिडीह, यहाँ है ये पेटी है। टर्सरी कोयला वाली कहाँ है? मेघालय, उत्तर पूर्व के राज्यों में। तो ये ऊर्जा संबंधी है, बहुत सरल है। और नेक्स्ट अपना प्रश्न है वो है भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास और इससे संबंधित बनने वाले नीति आयोग का गठन। मोस्ट है 1 जनवरी 2015 को निम्न में से जनजाति ऋतु प्रवास करती है। गद्दी, ऋतु प्रवास मतलब ऋतु के हिसाब से दूसरी जगह चेंज कर लेते हैं, वह मैंने बता दिया आपको। भरमौर जनजाति, तो आवर कॉमन फ्यूचर 1987। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ आपको याद करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है। नीति आयोग के उद्देश्य क्या है ये देख लें थोड़ा। इंदिरा गांधी नहर के पर्यावरण पे पड़ने वाले प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, तो वनीकरण, चारागाह में वृद्धि हुई है, वायु अपरदन रुका है, बालू निक्षेप की प्रक्रिया कम हुई है। इंदिरा गांधी नहर को तो आप जानते ही हैं, राजस्थान का प्रमुख जल संसाधनों में से एक है। परिवहन और संचार को हम देख लेते हैं। भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1961 में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की शुरुआत कब हुई? 1995 में। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 86 में। परिवहन के प्रकार नहीं है, तो परिवहन सड़क है, जल है, मोबाइल नहीं है। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कब हुई? 1853 में। सड़क जाल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा ही है। भारत अच्छी स्थिति में ही है। परिवहन और संचार, छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन बेहतर है। वैसे हम बात कर चुके परिवहन पे, वही चीज़ें हैं, उसी का ये विस्तृत है। जियोग्राफी की दूसरी बुक और पहली बुक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मेरे विद्यार्थियों, ग्रांड ट्रंक रोड ये मोस्ट है, कहाँ पे बनी हुई है, किसने बनाई? शेरशाह सूरी ने बनाई थी, कोलकाता से पेशावर तक। गेल क्या है और इसकी स्थापना कब हुई? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 में बना था। सार्वजनिक उपक्रम सरकार के नियंत्रण का है। सार्वजनिक मतलब सरकार के नियंत्रण का है, निजी नहीं है। भारत के प्रमुख जो राजमार्ग हैं ये अच्छे से याद कर लें। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट है, मोस्ट है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। फिर 7 का जो सबसे बड़ा है वो याद कर लें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता है, इसको भी अच्छे से याद कर लें प्यारे विद्यार्थियों। लगभग हम पहले पढ़ चुके वही प्रकार की गतिविधियां इसमें शामिल हैं। पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं? इसको अच्छे से याद कर लें। पृष्ठ प्रदेश क्या होता है? तो पृष्ठ प्रदेश किसी पतन का स्थल की ओर एक विस्तृत भूभाग है जहाँ से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुएं वितरित तथा प्राप्त की जाती पृष्ठ प्रदेश कहलाता। पृष्ठ प्रदेश स्पष्ट रूप से सीमांकन नहीं किया गया होता, क्योंकि विभिन्न पतनों के पृष्ठ प्रदेश एक दूसरे को अति व्यापन करते हैं। जैसे मुंबई का पृष्ठ प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। विदेशी व्यापार और घरेलू व्यापार में अंतर, तो विदेशी व्यापार का पता ही आपको, कई देशों के बीच, और घरेलू व्यापार मतलब राज्यों के बीच। पश्चिम के बंदरगाह याद कर लें, पश्चिम तट वाले, जैसे कांडला है पश्चिम, भारत के पश्चिम का, यानी गुजरात में, इसलिए ये पश्चिम का बंदरगाह कहलाता है। मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू है, पूर्वी तट का, जैसे हल्दिया हो गया, कोलकाता हो गया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एनोर, तुतीकोरम, ये हो गए पूर्व के।
भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित मुद्दे और समस्या लास्ट का पार्ट है चैप्टर अपना। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। इसमें यही है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है। तो वायु हवा के द्वारा जो प्रदूषित होता है उसे क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण। जल द्वारा होता है उसे कहते हैं जल प्रदूषण। जल जब गंदा हो जाए, जल में रासायनिक केमिकल मिल जाए तो भी वो गंदा हो सकता है। जल प्रदूषण की कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं? जैसे तीर्थ यात्रा के समय भी गंदा होता है। धार्मिक, वो तो आप वर्तमान में कुंभ में आप देख ही रहे होंगे, धार्मिक मेले और पर्यटन होते हैं तो भी प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण, जो तेज आवाज़ में मोटर गाड़ियाँ का हॉर्न बजता है, लाउड स्पीकर बजते हैं, फेरी वाले भी यूज करते हैं आजकल। नमामि गंगे, ये अच्छे से याद कर लें आप, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है। भारत में गंदी बस्तियों की 4 समस्या कौन सी है? तो मॉडल पेपर भी प्यारे विद्यार्थियों मैंने करवा दिया है। नहीं देखा तो आप मॉडल पेपर को एग्जाम से पहले ज़रूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट और दूसरे सब्जेक्ट के साथ, तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।